नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर गैप की खाई गहराती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप 2024 के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों से आपको हताशा हो सकती है। भारत की आर्थिक समानता 39.8% है। यूं समझिए कि भारत में जिस पुरुष के लिए 100 रुपए वो कमाता है, महिलाएं उसी काम के लिए करीब 40 रुपए कमाती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत का लैंगिक अंतर 64.1% रहा। इसका मतलब पूरी तरह से समानता पाने के लिए हमें 134 साल लगेंगे, जो अब से 5 पीढ़ी आगे की बात है। पहली रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच जेंडर गैप की खाई कम होने का नाम नहीं ले रही। 12 जून को विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 146 देशों की लिस्ट में भारत 2 अंक पिछड़कर 129वें पायदान पर पहुंच चुका है। वहीं युद्ध के दौर से गुजर रहे सूडान ने अफगानिस्तान को अंतिम रैंक से हटाकर अपनी जगह बना ली है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं किश्त में भारत दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे सबसे निचले स्थान पर है। उसकी स्थिति बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से भी खराब है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 129वें स्थान पर पहुंचा भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 पब्लिश की है। इसमें 146 देशों में से भारत 129वें स्थान पर पहुंच चुका है, जो पिछले साल की तुलना में काफी पीछे है। सभी 146 देशों के वैश्विक लैंगिक अंतर स्कोर 68.5% है। शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 127वें स्थान पर था, वहीं 2022 में ये 135वें स्थान पर था। दरअसल इस गिरावट के पीछे का कारण महिलाओं में शैक्षिक गिरावट है। वहीं आर्थिक भागीदारी और अवसर में पहले से सुधार आया है। साउथ एशियन रीजन में भारत की स्थिति। भारत 129वें स्थान पर है, वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश 99, चीन 106वें, नेपाल को 117वें, श्रीलंका को 122वें, भूटान को 124वें और पाकिस्तान को 145वें स्थान पर है। आइसलैंड एक बार फिर से 93.5% के साथ पहले स्थान पर है। पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं भारतीय महिलाएं। भारत में भले ही महिला सशक्तिकरण की ढेरों बातें की जाती रही हों, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। भारत आर्थिक लैंगिक समानता के पायदान में सबसे निचले स्तर वाले देशों में पहुंच गया है। भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी 39.8% है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में अगर पुरुष 100 रुपए कमाते हैं तो महिलाएं लगभग 40 रुपए कमा रही हैं। 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाले भारत देश का 2024 में लैंगिक अंतर 64.1% रहा, जबकि भारत की आर्थिक समानता का स्कोर सुधर रहा है। वहीं बांग्लादेश की आर्थिक लैंगिक समानता सबसे निचले स्तर 31.1 पर है। इन देशों के अलावा ईरान 34.3%, पाकिस्तान 36% और मोरक्को 40.6% की आर्थिक लैंगिक समानता देखी गई। अफगानिस्तान को अंतिम रैंक से हटाने की वजह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े में शामिल न होना था। अफगानिस्तान के अलावा म्यांमार, रूस और मालवी भी WEF के इंडेक्स में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं दक्षिण एशिया की बात करें तो पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, जबकि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान भारत से आगे रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी में टॉप पर आइसलैंड। आइसलैंड इस साल WEF की लिस्ट में दुनिया का सबसे अच्छा देश रहा। यहाँ लैंगिक समानता सबसे ज्यादा देखने को मिली। वहीं यूनाइटेड किंगडम 14वीं और डेनमार्क 15वें और दक्षिण अफ्रीका 18वें स्थान पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आकृति भारती, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट संगीता तलवार, राजनेता भारती और साथ ही अस्पताल संचालिका डॉक्टर जया मिश्र, साथ ही गरिमा जुड़ी हमारे साथ जो कि राजनेता है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले आकृति जी, सवाल आप ही से,
सिनेमा जगत की बात होती है, आज भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समानता की बात जहां पर की जाए वहां पर महिलाएं बहुत पीछे हैं। आप कुछ अभिनेत्रियों की बात करूंगी, लारा दत्ता, जिन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत खुशकिस्मत होती है तो उसे हीरो की फीस का 10% हिस्सा मिल जाता है। रवीना टंडन ने कहा कि अभिनेत्रियों को ज्यादा फीस नहीं मिलती, अभिनेता को एक फिल्म की जितनी फीस मिलती है उतनी फीस पाने के लिए एक अभिनेत्री को कम से कम 15 फिल्मों में काम करना पड़ता है। जूही चावला, जिन्होंने कहा कि वेतन अंतर बहुत ज्यादा है बॉलीवुड में और ये बताता है कि पुरुष प्रधान देश आज भी हमारे देश में लोग हैं और ऐसी मानसिकता के हैं। प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने कहा कि आज भी समान वेतन का इंतजार कर रही हूं। हालांकि जब वो हॉलीवुड में गई तो उन्होंने कहा कि यहां पर समानता बहुत हद तक महिलाओं को मिलती है। आपका क्या इस पर रुख है? ये बड़ी तमाम अभिनेत्रियां जिन्होंने कहा कि उन्हें किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी उस ओहदे पे पहुंचने के बावजूद भी। आकृति जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संगीता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे साथ गरिमा भी जुड़ी हुई है, राजनेता। गरिमा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी गरिमा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज देती है। गरिमा जी, ये रिपोर्ट हर साल आती है और इसकी बातें भी हम हर साल करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, जमीनी स्तर पर समानता कहीं नजर नहीं आती। देखिए, इसी की बात तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में कही गई है। लगातार जो है आप चुनावी सभाओं में देखते रहे कि जनगणना की बात जो कही जा रही थी वो इसीलिए कही जा रही थी। जनगणना माने एक्सरे ऑफ द सोसाइटी, एक एक्सरे हो जाता पूरी सोसाइटी का कि कितने हमारे वहाँ एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने पिछड़े हैं, ओबीसी वर्ग हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितनी संख्या जो है वो यूथ की है, कितना बुजुर्गों की है। एक कंप्लीट एक्सरे हो जाता पूरे देश का। मुझे लगता है बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होता तमाम नीतियां बनाने में, क्योंकि नीति नियंताओं को यही पता नहीं है कि जनसंख्या अभी किस ओर जा रही है। हमारे पास बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है या हमारे पास यंग लोग ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं को इतनी जो डिस्पैरिटी आपने गिनाई कि तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो है इसके बारे में अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। देखिए, सेम वर्क सेम पे की जहां तक बात होती है, ये केवल और केवल कागजी बातें हैं और ये मेहनत जो है एक फीमेल एक्ट्रेस भी उतना ही करती है। और जबकि मैं तो कहूंगी कि उसके लिए तो डबल डायलेमा है। उसको तो अपने घर को छोड़कर पति को या बच्चों को या सास ससुर को या माता पिता को या भाई बहन को अपना सारा कुछ पीछे गृहस्थी को छोड़कर वो अपना समय दे रही है। और जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं कि उसको समय से घर लौटना है, समय से घर नहीं लौटती है तो 10 तरह के लांछन उस पर लगते हैं और कई तरह का डर का वो सामना करती है। रात के 10-11 बजे अगर वो शूट से वापस लौट रही है तो थ्रू आउट उसको ये टेंशन है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये सारी चीजों का सामना जो कर रही है, वो प्रेशर्स का सामना जो कर रही है, उसके एवज में तो मुझे बहुत ज्यादा ये नाइंसाफी लगती है कि क्यों जो बड़ा एक वाय है क्वेश्चन मार्क कि क्यों एक हीरो को ज्यादा, बॉलीवुड हीरो को ज्यादा और हीरोइन को कम मिलना चाहिए, एक्ट्रेस को कम मिलना चाहिए। वही चीज वर्क प्लेस में है। वर्क प्लेस में महिलाओं के मॉलेस्टेशन की भी खबरें आती हैं, महिलाओं को एक्सप्लॉइटेशन की भी खबरें आती हैं कि उनको तनख्वाह से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर भी जो है हम लोग उनके ग्रीवांस सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि कोर्ट में इतने सारे मैटर्स लंबित हैं सालों साल के लिए कि उस बेचारी ने अगर कोर्ट केस डाल भी दिया तो पता नहीं 10 साल बुढ़िया होने के बाद उसका नंबर आएगा सुनवाई का। तो ये बहुत ज्यादा अन्याय है और इसी न्याय की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती आ रही थी कि सामाजिक न्याय, जो असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है समाज में,
पुरुष और महिलाओं के बीच में, उसको पाटे जाने की जरूरत है। और उसको तभी पाटा जा सकता है जब हम उनको ध्यान में, उनको केंद्र बिंदु में रखकर नीतियां उनके लिए बनाएंगे। और हमको ये बिल्कुल मैंडेटरी ठीक करना कहा होगा। गरिमा जी हमको आपने कि बॉलीवुड महिलाओं हो को चाहे कई वर्कप्लेस दुश्वारियों हो। का सामना करना पड़ता है। शैली ओबेरॉय भी हमारे साथ बनी हुई है। शैली जी, आप बताइए कि महिलाओं को जिस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर आप जिस फील्ड से हैं, फैशन डिजाइनर, वहां पर तो और भी ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जहां महिलाओं को काम तो उतना ही करना पड़ता है। गरिमा जी ने जिस तरह कहा कि महिलाओं को भी वही काम करना पड़ता है जो पुरुष कर रहे हैं, उतनी ही देर काम करना पड़ता है जितनी देर पुरुष कर रहे हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं को बहुत कम हिस्सा मिलता है और यही वजह है कि ये आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं गरिमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अ, मतलब लड़कियां सेफ नहीं है आज की डेट में। लाइक हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक बहुत देर तक काम करना, और सारे मेंस के साथ ही हमारा काम होता है। और हम जुड़े हुए सारे जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे मेंस ही होते हैं, और जिनको हम सोशलाइज भी करते हैं वो ऑलमोस्ट मेन ही होते हैं। एंड आई एग्री विद हर कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है हमें इस इंडस्ट्री में भी। आकृति जी, आपसे बात कर रही थी मैं इसी बारे में कि किस तरह परेशानियां होती हैं, और साथ ही अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि वो मूलभूत बदलाव की बहुत जरूरत है ताकि हम बदलाव की बात करें, समानता पहुंच जाए। लेकिन आज भी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 5 पीढ़ियां और लगेगी जब हम बिल्कुल समान हो जाएंगे पुरुषों के। देखिए मुझे आकृति जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। भारती हमारे साथ बनी हुई है। भारती, आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जागरूकता की भी बहुत कमी है? महिलाओं को उनके कानून नहीं पता, उनके अधिकार नहीं पता, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें जो मिलता है उतने में ही खुश हो जाते हैं। अभी जैसा कि मैं सुन रही थी और यहाँ कहा जा रहा था गरिमा जी द्वारा कि कांग्रेस या बीजेपी की बात हमें नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ये महिला सम्मान की बात है। तो महिलाओं का, अगर मैं राजनीतिक करियर की बात करती हूँ तो ये शुरुआत घर से होती है। क्योंकि जब महिला या एक बच्चा, एक लड़की या हमारा बेटा जब हमारे सामने होता है तो हम जब शिक्षा की बात करते हैं, जो शुरुआत हमारे घर से होती है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो उसमें हमारी जो शिक्षा में असमानता है कि लड़की को हम कहते हैं कि बेटा आपने यही पढ़ाई करनी है, आपने सिर्फ इतनी ही पढ़ाई करनी है और आपने यही कोर्स करना है, ये कोर्स आपकी शादी के बाद काम आएगा। जबकि हम अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा आपने जो करना है आप वो कीजिए। अगर हम उसी को राजनीति में लेकर के आते हैं तो राजनीति का क्षेत्र भी अभी महिलाओं से छूटा हुआ है। कहीं ना कहीं महिलाओं को राजनीति में आने की घर से, आप ये कह सकते हैं कि परमिशन नहीं है, या कुछ महिलाएं समझ ही नहीं पाती है कि राजनीति में। ठीक है भारती जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक तक मुझ तक। शैली जी हमारे साथ बनी हुई है। शैली जी, आपको क्या लगता है कि बात करना और एक प्लेटफॉर्म देना, दोनों में बहुत फर्क है? महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात तो खूब की जाती है, लेकिन जब बात उन्हें प्लेटफॉर्म देने की होती है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत पीछे हो जाता है। देखिए, अभी मैंने एक कोवे का प्रोग्राम किया था, इट्स अ एनजीओ, जहाँ पे हमने 100 औरतों को हैंड पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और ये सब सिखाया था। अब आगे हम उन लोगों को बहुत फोर्स कर रहे थे कि वो कुछ करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ें, ताकि जो हमने उनको सिखाया है वो वेस्ट ना हो उनके लिए, वो उससे कुछ अर्न करें। कुछ लोगों को हमने व्यवसाय भी दिया, वो अपने घर से भी अपना काम कर रहे थे। जैसे अभी एक और, मैं निधि फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, आज ही मैंने कम से कम 50 औरतों के साथ बैठ के मीटिंग करी है कि हम उनको ये काम सिखाएं। तो उन लड़कियों का कहना यही था कि हमारे यहाँ पे मैम लोग तो बहुत आते हैं और हमें बात भी करके जाते हैं, लेकिन हमारा आगे प्रोसेस नहीं होता उस चीज को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज के लिए तो बहुत ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली जो गांव की लेडीज हैं उनको बहुत सिखाना चाहिए। उनके अंदर बहुत वो है कि वो कर सकती हैं और वो करना चाहती हैं एक्चुअली। और मैं जब मिलकर आई हूँ आज तो मुझे लगा हाँ ये बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इनके लिए हमने एक पूरा वहां पर बनाया है, लाइक कि वो लोग वहां पर आके सीखें, कढ़ाई सीखें, सिलाई सीखें और हैंड पेंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब सीखें वो लोग वहां पर, ताकि उनकी एक इनकम का जरिया बन जाए, ताकि तभी तो विकास होएगा। जब एक औरत और दूसरी औरत को सिखाएगी तभी चीजें विकास होंगी उसमें।
तो शैली जी, आपको क्या that's लगता very है, इसके लिए important. कानून तो बना है और कानून ये कहता है कि समान अधिकार मिलना चाहिए, लिंग के आधार पर ये तय नहीं किया जा सकता कि किसे कम वेतन मिलेगा या किसे ज्यादा मिलेगा, आप यहाँ पर समानता रखिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता इसके पीछे की कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? एग्जैक्टली क्योंकि बिल्कुल बहुत लगता है, लंबा और वक्त लग औरतों जाता को है। सपोर्ट भी नहीं है, हम्म। उनके टाइम लिमिट्स हैं, वो ज्यादा वक्त नहीं दे सकती हैं, उनको प्रॉब्लम है, उनको बच्चे देखने हैं, फैमिली देखनी है, हस्बैंड्स देखने हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो ये भी बोल रही थी कि हम उतना लंबा समय नहीं दे पाएंगे मैम आपको, और काम बहुत कम समय के लिए कर पाएंगे। इवन हमने उनसे ये भी बोला कि हम आपके लिए छोटा व्यवसाय खोल के देंगे, तो भी कुछ औरतें ऐसी थी कि नहीं, हम नहीं खोल पाएंगे, कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं है कि घर से जाकर हम कोई और काम कर सके बाहर। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये भी लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें सिखाइए, बिल्कुल, ताकि वो बाहर समाज आके में आपको भागीदारी हेल्प कर बढ़ाने सकें। से पहले सबसे पहले उसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए शैली जी, क्योंकि जिस बिल्कुल। बात का आपने जिक्र किया, हमारे साथ गरिमा जी बनी हुई है। गरिमा जी, महिला आरक्षण बिल जो कहा गया कि 2029 तक लागू होगा, महिलाओं की संख्या राजनीति में यदि ज्यादा होती है तो महिलाओं के मुद्दे अच्छे से उठा पाएंगी और एक कानून बनेगा महिलाओं के लिए जो बहुत ही पुख्ता होगा, तो राजनीति में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। देखिए मोनिका, सबसे पहले तो आपने लैंगिक असमानता से अपना ये कार्यक्रम शुरू किया। अब लैंगिक असमानता का सबसे बड़ा कारण भ्रूण हत्या या फिर पैदा हुई बच्चियों को जो दफना देने की कुछ राज्यों में प्रथा है, उस पर सख्ताई सरकारों की ओर से या प्रशासन की ओर से होनी चाहिए। और वो एक ना काबिले बर्दाश्त जो है गुनाह है, वो ऐसा ऐसा पाप है वो करना कि उसकी सजा मुझे लगता है कि किसी मर्डर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो उनको लेट गो नहीं करना चाहिए, जो भी माँ बाप या जो भी रिश्तेदार इस तरह से बच्ची के बारे में पता चलते, या जो भी नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स जो हैं ये पता करके दे रहे हैं कि आपके गर्भ में कौन सा लिंग पल रहा है, उस पर भी सख्ताई की जरूरत है। यही ये बात कहते हुए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माओ को अपनी बेटियों को मजबूती देनी है, उनकी पैदाइश के बाद से ही उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस देना है कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चाहे ससुराल में कुछ हो जाए, चाहे तुमको अपने स्टार्टअप में दिक्कत आए, अपने बिजनेस में कोई नुकसान हो जाए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। माँ बाप को ये तो एक सहारा बच्चे को देना होगा और उनकी पांव की बेड़ियां बनने के बजाय उनको पंख देने होंगे खुले आसमान में उड़ने के लिए। अब आपने बिल की बात खूब अच्छी कही, ये बिल नहीं लॉलीपॉप है, एक झुनझुना है जो केवल एक गाजर की तरह लटका दिया गया है औरतों के सामने। ना आप डेट बता सकती हैं ना मैं डेट बता सकती हूँ कि आखिर 2029 के चुनाव से ये लागू होगा या 2034 के चुनाव से ये लागू होगा, कुछ पता ही नहीं है कि कौन से आम चुनाव से ये विधेयक जो है वो क्रियान्वयन में आ जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम तो बहुत खूबसूरत है और काफी लंबा चौड़ा भी है, लेकिन ऐसे नाम का क्या करें जो अधिकारी नहीं दे रहा है। और सही कहा आपने, अगर संसद में और विधानसभाओं में, विधान परिषदों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं होंगी तो महिलाएं मल्टीटास्किंग के लिए जानी जाती हैं, महिलाएं अनुशासन के लिए जानी जाती हैं, महिलाएं ऑनेस्टी के लिए, लॉयल्टी के लिए जानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक खूबी ये होती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त होती हैं और वो अपनी बहनों के लिए और बेहतर, क्योंकि वो अपने आप को उनके पैरों में रख सकती हैं, उनके जूतों में रख सकती हैं, जैसे कह सकते हैं कि एम्पैथाइज कर सकती हैं, अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचकर नीतियां बनाएंगी। जो उन पर बीता है वो अपनी बहनों पर ना बीते, जो अपनी बेटियों पर बीता है वो ना बीते। इस सब बातों को मद्देनजर जब वो नीतियां बनाएंगी तो वो ज्यादा कारगर होगी। अभी क्या हो रहा है, पुरुष जो है महिलाओं के लिए नीतियां बना रहे हैं, पुरुष जो है एसी कमरे में बैठकर नीतियां बना रहे हैं। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है, उनको वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, पूरी तरह से वो इग्नोर करते हैं उस फैक्ट को। तो इवन वर्क प्लेस में, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हर महिला का शोषण होता है, हर महिला को दबाया जाता है। और ये पुरुष सत्तात्मक जो हमारा समाज है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हर अपने बेटे को भी और माँ को जो है बेटा और बेटी में जब वो असमानता खत्म करेगी, जब वो डिफरेंशिएट करना बंद करेगी, फिर वो सोसाइटी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है। गरिमा जी, 33% आरक्षण को लेकर आपका क्या मत है, क्या ये काफी है? नहीं, देखिए, हम आधी आबादी हैं तो हमें आधा हक मिलना चाहिए।
और 33% तो शुरुआत करने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने के लिए पंचायतों में इसको लॉन्च किया था कि क्योंकि कोई भी जो योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाती है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में की जाती है या किसी पर्टिकुलर राज्य में की जाती है। तो उन्होंने पंचायतों से इसकी शुरुआत करी कि देखते हैं कि महिलाएं कैसा महसूस करती हैं और कितना परिवर्तन महिलाओं के आने से होता है। और आज मुझे गर्व होता है कि जो महिलाएं पहले पंचायती चुनाव में लंबा लंबा घूंघट निकाल कर चुनाव लड़ने के लिए आती थी और पति उसकी लाठी होता था या उसका सहारा होता था, आज वो महिलाओं का घूंघट गायब है। आज वो महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस है तीसरे चौथे पंचायती चुनाव के बाद। तो जो भी चेंज है ना मोनिका, वो धीरे धीरे आता है, चेंज ओवरनाइट नहीं आता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसी तरह से महिलाओं को आप मौका तो दीजिए, प्लेटफॉर्म तो दीजिए। और जो मेरे से पूर्व आचार्य जी ने जो कहा वो सही बात है कि महिलाओं को ये तो पता होता है कि मुझे करना क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करूं। तो वो कैसे करना है वो उनको जो है हमारी जो सरकारी मशीनरी है या जो हमारा विंडो सिस्टम है उसको अगर सरलीकरण उसका हो जाए, वो बहुत कम्बरसम है कि फाइल के पीछे महिला घूमती रहेगी, विभाग दर विभाग घूमती रहेगी। कोई स्टार्टअप भी करना चाहे, कोई अपना लघु उद्योग भी शुरू करना चाहे तो उसको इतनी हुज्जत करनी पड़ती है, इतनी मन्नतें करनी पड़ती हैं, इतने लोगों को घूस खिलानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रायोरिटाइज करते हुए महिला कोई भी अपना स्टार्टअप करना चाह रही है, कोई उद्योग लगाना चाह रही है, तो सरकारों को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी पूरी प्रोसेस को जो है सरलीकरण उसका कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने गरिमा जी। और हमारे साथ भारती जी बनी हुई है। भारती जी, इस बीच अगर बीसीसीआई का प्रदर्शन हम देखें तो बहुत शानदार रहा। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान फीस देनी चाहिए। जैसे टेस्ट के लिए 15 लाख फीस होती है, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख, और ये फीस दोनों को मिलनी चाहिए। यानी कि बदलाव करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है समाज में। जी मोनिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि अब हमने देखा है इस बार लोकसभा में जो हमारा नारी शक्ति वंदन बिल है वो पारित भी हुआ है और आगे जनगणना तक इसको आगे ले जाया जाएगा। और जैसा कि 1996 से नारी शक्ति वंदन और नारी आरक्षण, महिला आरक्षण को घसीटा जा रहा था, जो कि इस बार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मोदी सरकार ने इसको अमली जामा जो पहनाया है। तो इसी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि देखिए 33% आरक्षण महिलाएं आधी आबादी है और जैसा कि अभी मेरे सुनने में आ रहा था कि महिलाओं को सेफ महसूस कराना है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं, आज से आप 50 साल पहले चले जाइए कि कितनी महिलाएं राजनीति में पार्टिसिपेट करती थी, आज कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और फ्यूचर में कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। ये डिपेंड करता है कि जो 13.5% का आंकड़ा आज 33% पे आया है, हो सकता है वो आने वाले समय में 50% तक भी टच कर जाए। तो इसके लिए हमें महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका राजनीतिक है, चाहे वो आपका बिजनेस फील्ड है या आप किसी कार्यशैली से आते हैं, तो आपको अपने आप को किसी भी फील्ड में कम ना समझ के बराबरी की हकदारी रखनी पड़ेगी और हमारी सरकार इसके लिए पूर्णतः तैयार है। ठीक है भारती जी, हमें इसे राजनीतिक बिल्कुल नहीं बनाना। और आपको बता दूं कि महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। शैली जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शैली जी, आइसलैंड की बात करें तो वहां पर समान वेतन के लिए महिलाओं ने हड़ताल की थी। वहां की पूर्व पीएम जो महिला होने के नाते वो भी महिलाओं के साथ खड़ी रही और उन्होंने लगातार इसकी बात कही। आज यदि हमारे देश की बात करें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं, और जब बात इस तरह होती है कि सब एकजुट हो, सड़कों पर आए, प्रदर्शन करें इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि घर की दुश्वारियों के चलते या परेशानियों के चलते महिलाएं पीछे हट जाती हैं, या पुरुष मानसिकता जिसका आपने जिक्र किया था वो हमारी शुरुआत घर से ही होती है, या तो पिता, भाई या फिर पति, जो जिनका प्रेशर होता है महिलाओं के ऊपर। ये तो बात सच है और ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि आज मैं जब मिलकर आई हूँ सुबह, तो मुझे पता चला है कि औरतों को इतनी पावर ही नहीं दी गई है कि वो लेडीज बाहर जाएं और कुछ करें,
तो ये तो प्रॉब्लम है ही है। और मुझे लगता है कि ये सब लेडीज को अपने आप ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है। काफी उनके साथ आज हमने उनको उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी है कि आपको आगे आना है, आपको अपने लिए कुछ करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। यू नो, आप आगे कुछ बनोगे, कुछ करोगे तो आप कहीं स्टैंड कर सकते हो, आप भी अपने हस्बैंड के जितना कमा सकते हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है ये बात तो। शैली जी, हमने ये भी कहीं ना कहीं देखा है कि हमारे देश में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों से ये भी कहा जाता है कि तुम्हें जॉब मिल गई, शुक्र मनाओ, इतने में ही काफ़ी है, तुम्हें ये चीज़ हासिल हो गई, अरे ये बहुत बड़ी बात है। जबकि पुरुषों को कहा जाता है कि अभी तुम्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने की। जैसा कि गरिमा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि यदि पुरुष घर पर लेट पहुंचे तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब महिलाएं लेट पहुंचे तो उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। ये आप मानोगे नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक लड़की है जो काम करती है एज अ असिस्टेंट मेरी। वो लड़की हमेशा मुझे यही बोलती है, मैम 7 बज गए, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगी, या तो मुझे किसी ड्राइवर को भेजो कि मुझे ड्रॉप करे। मतलब ऐसा लगता है कि वो अनसेफ तो है ही है कि वो कैसे क्या करेगी, वो जाएगी तो उसको प्रॉब्लम है। नोएडा में अभी तो खैर काफी ज्यादा सुधार है, पर पहले तो बहुत ज्यादा क्राइम था, लेकिन अभी तो काफी सुधार है। तो उसके हिसाब से भी हम उसको समझाते हैं कि नहीं आप जा सकते हो अकेले, बट कहीं ना कहीं वो एक डर तो है ही है आज की डेट में। चाहे कोई भी विमेन हो, उसके दिमाग में ये बात तो है ही है कि रात में अंधेरे में जाना डर है, प्रॉब्लम है। ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। तो इसको तो बहुत जरूरी है सब चीज को ठीक करना, और वो तभी हो सकता है जब विमेन खुद खड़ी हो इस चीज के लिए। हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आकृति भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। आकृति जी, आप बता रही थी कि फिल्म जगत में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात अगर छोटे पर्दे की करें तो वहां भी कहा जाता है कि महिलाओं को 12-12, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उतनी फीस नहीं मिल पाती जितना कि पुरुष अभिनेताओं को मिलती है। चलिए आकृति जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कोशिश यही कि इसका असर बातों से नहीं बल्कि जमीन पर भी देखने को मिले। टीएनपी पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।